इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविक्स के चैप्टर 20 के बारे में, जो कि हमारा है अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कुछ द करेक्ट ऑप्शन इन द प्रेजेंट डे द वर्ल्ड मोस्ट फेमस डेमोक्रेसी इज, या हमारी जो फेमस गवर्नमेंट है जो सभी देशों में मानी जाती है वो कौन सी है। तो डेमोक्रेसी सबसे फेमस गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी किस टाइप की गवर्नमेंट है? तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें रूल करने का जो अधिकार है वो लोगों को दिया गया है। जो पीपल्स है वो खुद ही रूल करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग कहाँ से मानी जाती है? तो एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन से डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग को माना जाता है। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या कहलाता है? तो लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है जिसमें दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। ठीक है, इसके बाद द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो हेड होता है, एग्जीक्यूटिव असेंबली का हेड होता है, वो कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका हेड प्रेसिडेंट होता है। ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। तो ग्लोरियस मूवमेंट जो है वो 1688 में हुआ था, तो ये सही है। ग्लोरियस मूवमेंट जो है वो 1688 में इंग्लैंड में हुआ था। जो एग्जीक्यूटिव का हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का हेड नहीं होता है, ठीक है, बल्कि वो उस पार्टी का हेड होता है जो पार्टी जीती हुई है। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था, जिससे सोवियत यूनियन की निर्माण हुआ था या सोवियत यूनियन बना था। ये ट्रू है। जो सभी वोट्स हैं वो इक्वल होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को स्पेशल राइट नहीं दिए गए, तो हाँ ये ट्रू है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो वोट करने का अधिकार है वो सबको इक्वली प्रोवाइड किया गया है। डेमोक्रेसी में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है उसमें किसी मेंबर के थ्रू रूल किया जाता है, तो ये फॉल्स है। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें ये एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पर पब्लिक डायरेक्ट रूल नहीं करती, बल्कि वो एक नेता चुनती है, वो नेता जो है वो रूल करता है। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। इसके बाद एक कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहला, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने किस गवर्नमेंट को एज अ गवर्नमेंट के रूप में चुना? किस फॉर्म की गवर्नमेंट चुनी? तो वो थी हमारी डेमोक्रेसी। इंडिया ने क्या अपनाई? डेमोक्रेसी को अपनाया। डेमोक्रेसी वर्ड से आप क्या समझते हैं? तो डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो डीमोस और क्रेटोस दो वर्डों से मिलकर बना है। डीमोस का मतलब होता है प्यूपिल और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। ठीक है, जब प्यूपिल के पास रूल करने की पावर होती है उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। विच 3 आइडियाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेटिक? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ऐसी कौन से आइडियाज थे जिनकी वजह से डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिला? तो वो थी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, आपस में भाईचारा। इसकी वजह से डेमोक्रेसी को डेवलपमेंट मिला। डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? तो जब कोई एक व्यक्ति या एक ग्रुप ऑफ पीपल अपनी मर्जी के हिसाब से रूल करने लगते हैं, लोगों का भला नहीं सोचते, उसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है, जस्ट लाइक एडोल्फ हिटलर। नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? तो वोट देने का जो अधिकार हम लोगों को दिया गया है उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, जिसमें सभी को वोट करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ इज डेमोक्रेसी टुडे डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी फॉलोड बाय द एंशिएंट ग्रीक? आज की डेमोक्रेसी एंशिएंट ग्रीस की डेमोक्रेसी से अलग कैसी है? तो आज की अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो अभी की जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जबकि ग्रीस के समय पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती थी। वहाँ पर वो कानून बनाने के लिए जितने भी लोग होते थे एक साथ बैठते थे और निर्णय लिया करते थे। लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं? अपना एक नेता चुनते हैं जो हमारे लिए कानून बनाने का काम करता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है। विच इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द मेडिवल पीरियड टुक प्लेस? मेडिवल पीरियड में कौन सा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था? तो मेडिवल पीरियड में कुछ ऐसे हुए थे जिसकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो क्या हुआ? ग्रोथ की। जिनमें सबसे पहला कई सारे यूरोपियन रिवॉल्यूशन हुए, जिनमें ग्लोरियस मूवमेंट होना और भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसे कई सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। साथ में यूरोप में 14th सेंचुरी में जो फेडरलिज्म है, मतलब जो सामंतवाद है, राजा वगैरह चलते थे, उन सभी फ्यूडल लॉर्ड्स की जो पावर है वो शिफ्ट करके पब्लिक को दे दी गई थी। ठीक है, जो फेडरलिज्म था ना, उसकी जगह पर किंग को पावर दे दी गई थी। जो सामंतवाद सिस्टम है वो खत्म कर दिया गया था, जिससे डेमोक्रेसी को ग्रोथ मिली। इसके बाद आपको बताना है रिनेंस मूवमेंट जो है वो डेमोक्रेसी की ग्रोथ में हेल्पफुल कैसे था। तो जो रिनेंस मूवमेंट है जो चलाया गया था, इसमें सबसे मेन काम क्या हुआ था कि पुराने समय के रिनेंस मूवमेंट में एक कल्चरल मूवमेंट था, जिसमें पुराने समय की चीज़ों को डेवलप किया जा रहा था, या पुरानी जो कलाएं हम भूल चुके हैं उनको आगे फेमस किया जा रहा था।
ठीक है। जब रिनेंस मूवमेंट हुआ तो उन्होंने ग्रीक की कलाओं के बारे में पढ़ा, ग्रीक के बारे में, ग्रीक लिटरेचर के बारे में पता चला, जिससे कि डेमोक्रेसी वर्ड को समझ में आया कि पुराने ग्रीक में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ चलती थी। बाद में लोगों को ये चीज़ पसंद आई तो जो लोग थे आर्टिशियंस हो या बिना आर्टिशियंस, सभी लोगों ने इसको बढ़ावा दिया कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए है। जिसके बाद ग्लोरियस मूवमेंट जो 1688 में हुआ था, इसके बाद जो पावर थी, किंग की पावर थी, पहले वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, वो पावर शिफ्ट करके पार्लियामेंट को दे दी गई कि अब अगर किंग को कोई निर्णय लेना है तो उसे पार्लियामेंट को आंसर देना होता था। और यहीं से पार्लियामेंट और किंग की जो पावर है वो शिफ्टिंग का काम स्टार्ट हुआ। ये सारे ऐसे इवेंट हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। फोर्थ का बताना है जुडिशरी का रोल क्या होता है डेमोक्रेसी में। तो जुडिशरी का मतलब होता है किसी चीज़ का जस्टिस लेने वाली जो अथॉरिटी होती है ना, डेमोक्रेसी में अगर आपने कोई गलती की है या किसी ने कोई इलीगल काम किया है तो उसको जस्टिस देने का काम जुडिशरी का होता है। और डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन अगर आप कभी अपने लॉ को तोड़ने की कोशिश करते हो, अपनी स्वतंत्रता का ओवर यूज़ करने की कोशिश करते हो या इलीगल कोई काम करते हो, तो उन सभी के लिए सज़ा देने का काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है। और ये डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। साथ में जुडिशरी पर ना लेजिस्लेटिव ना एग्जीक्यूटिव, मतलब सरकार का कोई पाबंद नहीं होता। अगर सरकार भी कोई गलत काम करती है तो जुडिशरी उसके खिलाफ भी निर्णय ले सकती है। ठीक है, मतलब नेताओं का उस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। हाउ डज डेमोक्रेसी सेफगार्ड डिग्निटी? जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की डिग्निटी को कैसे मेंटेन करती है? तो डेमोक्रेसी क्या करती है? डेमोक्रेसी हमें बताती है कि हम सभी को एक दूसरे के साथ इक्वलिटी प्रोवाइड करती है, जस्टिस प्रोवाइड करती है, जिससे लोगों का सम्मान बचा रहता है। मतलब आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता ज़बरदस्ती। अगर आप सही हो तो आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, डेमोक्रेसी में आपको बोलने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जैसे राइट फॉर एजुकेशन, राइट फॉर फ्रीडम। ऐसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी को प्रोवाइड किए गए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। इससे गरीबों को भी प्रॉफिट होता है, गरीबों को भी बोलने का अधिकार प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद जो जस्टिस है, वो प्रिंसिपल जो है ना, वो जस्टिस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ को सेफ गार्ड करने का काम करते हैं, हमारे सम्मान को बचाने का काम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करके रखती है। बाकी आप आंसर्स पढ़ सकते हो, फ्रेम किए गए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई मीनिंग टफ लगती है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस मीनिंग को, उस आंसर को दोबारा से एक अलग वीडियो में समझा दूंगा आपको। ठीक है। इसके बाद आता है आपको डिटेल्ड एक टाइमलाइन तैयार करनी है जिससे डेमोक्रेसी स्प्रेड होना स्टार्ट हुई। तो स्टार्टिंग से बात करें तो डेमोक्रेसी जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी वो एंशिएंट ग्रीस से स्टार्ट हुई थी। मतलब ग्रीस में सबसे पहले डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। जिसके बाद से पता चला कि हाँ, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ होती थी। वहाँ पर पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती थी, मैंने आपको पहले भी बताया। इसके बाद आता है हमारा रिनेंस मूवमेंट और ग्लेरियस रिवॉल्यूशन। इसमें क्या हुआ, पुराने समय के जब डॉक्यूमेंट्स उठा के देखे गए तो उन्हें पता चला कि ग्रीक में ऐसी कोई चीज़ चलती थी डेमोक्रेसी, जिसमें लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार था। तो उन्होंने कहा कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए, और यहाँ से डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया को पता चलना स्टार्ट हुआ। बाद में जब अमेरिका आज़ाद हुआ, अमेरिका ने ब्रिटिश से अपने आप को आज़ाद कराया, तो 1775 में उसने भी क्या किया, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने देश के कानून में क्या शामिल किया, डेमोक्रेसी को शामिल किया, और वहाँ पर राष्ट्रपति वगैरह चुनने को शामिल कर दिया अमेरिका ने। इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जो फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। यहाँ पर जो किंग की पावर है वो क्या कर दिया गया, दबा दी गई। किंग की पावर को थोड़ा कम कर दिया गया, और लोगों ने आइडियाज़ अपनाए लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के। मतलब लोगों ने कहा कि हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता किसी एक व्यक्ति को बड़ा बना दिया जाए और बाकी लोगों को दबाया जाए। तो उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया। सेम 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो लोगों ने क्या किया, कई सारी कॉलोनीज़ ने क्या किया, इंडिपेंडेंट होने के बाद डेमोक्रेसी को चुना। जैसे हमारे देश में भी क्या हुआ, जब आज़ाद हुए तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किसको चुना, डेमोक्रेसी को चुना। हमने भी यही नियम बनाए कि लोग जो है वो वोट करेंगे और नेता बदला जाएगा हर 5 साल में, जिससे सभी लोगों को न्याय मिल सके और सभी लोगों को अच्छा नेता मिल सके। ठीक है, तो हमने भी डेमोक्रेसी को चुना बाद में। इसके बाद है विच आर द प्रिंसिपल दैट डेमोक्रेसी एम्बॉडी। डेमोक्रेसी के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, डेमोक्रेसी किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। तो सबसे पहला मेन प्रिंसिपल जो है कि लोगों को पावर दी जाती है अपने आप पर रूल करने के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली।
मतलब हम सभी के पास मौका होता है, 5 साल के बाद जाते हैं, वोट देते हैं जिसको हम चुनना चाहते हैं, ठीक है। अगर काम पसंद नहीं आया तो हम किसी और नेता को चुनते हैं। तो ये हमें अधिकार दिया गया डेमोक्रेसी के थ्रू। दूसरा, डेमोक्रेसी का मेन आइडिया है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब सभी को आज़ादी मिले, सभी इक्वल रहें और सभी के बीच में भाईचारा बना रहे। डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू सभी सिटीजन्स को वोट करने का अधिकार दिया गया है। वोट करते समय ये नहीं देखा जाता कि आप अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो या फिर पढ़े लिखे हो। अगर आपके पास काबिलियत है, आप वोट करना जानते हो, सिर्फ इतना जानते हो कि हाँ ये गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, आप जाके वोट कर सकते हो, आपको वोट करने का अधिकार दिया गया है, ठीक। इक्वलिटी एंड जस्टिस, सभी को समानता और न्याय मिलता है। अगर कोई गलत आपके साथ कर रहा है तो आप कोर्ट में जाके दायर कर सकते हो केस। ये आपको सुविधा दी गई है किसमें? इक्वलिटी में, वो सॉरी डेमोक्रेसी में। अगर डेमोक्रेसी नहीं होता तो क्या राजा के खिलाफ आप जाके बोल सकते थे कि राजा ने हमारे साथ गलत किया? नहीं। लेकिन यहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बोल सकते हो, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ गलत किया है तो आप उसके खिलाफ ही केस दायर कर सकते हो। ये सुविधा हमें किसकी वजह से मिली है? सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से मिल पाई है, ठीक। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, अपनी ओपिनियन लोगों के सामने रखने का अधिकार दिया गया है, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या किसी चीज़ के खिलाफ। अगर सरकार ने कोई गलत नियम बनाया है तो हम बोल सकते हैं खुल के कि आपने गलत किया है। लेकिन अगर सोचो राजा वाला सिस्टम होता तो क्या आप राजा के खिलाफ बोल पाते? नहीं, वो आपको जेल में डाल देते। तो ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। हमें बताना है सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या है, जो हमारा सोर्स है। हमारी जो सोशल मतलब सोसाइटी में अगर हम इक्वल हैं तो ही हम डेमोक्रेसी को क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। मान लो हमारे मन में ही भेदभाव है कि भैया वो तो गरीब है, हम उससे बात नहीं करेंगे, या वो अमीर है, तो ये चीज़ें क्या करती है? डेमोक्रेसी को हार्म पहुंचाती हैं। तो अगर हम सोशल और इकोनॉमिक तौर पर इक्वल है, अपने आप को इक्वल मानते हैं, तो हम डेमोक्रेसी को सेफगार्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सभी लोग फ्री हैं, प्रैक्टिस अपनी ऑक्यूपेशन चुनने के लिए दी गई है। सभी को क्या दिया गया है कि आप अपने मन से ऑक्यूपेशन चुन सकते हो, अपने हिसाब से आपको जो जॉब करनी है आप वो कर सकते हो। इसके अलावा अनटचेबिलिटी को टोटल मना किया गया है और इसको क्या रखा गया? एक लॉ के खिलाफ रखा गया। अब अनटचेबिलिटी क्या होती है? तो आपने लगान मूवी देखी होगी। लगान मूवी में एक कैरेक्टर था कचरा, ठीक है। उसको आपने देखा होगा, जब वो स्टार्टिंग में बॉल फेंकता है तो उसको मना कर दिया जाता है कि तुम नहीं फेंक सकते हो, तुम अछूत हो, तुम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, इसलिए तुम्हें अधिकार नहीं दिया जाता है कि तुम ये काम करो। तो ये जो सिस्टम है ना, इसको ही क्या कहा जाता है? इस सिस्टम को जो उसने एक साथ बिहेव किया जाता है उसको अनटचेबिलिटी कहा जाता है, जिसको टोटली मना कर दिया गया है कि आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी का बिहेव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर, जैसे मार्केट हुआ, प्लेग्राउंड, रोड, वेल्स, वहाँ पर आप सभी लोग जा सकते हैं, किसी कास्ट के हो, किसी धर्म के हो, किसी देश के हो। अगर आपको पानी पीने के लिए जाना है तो आप पब्लिक कुएं का यूज़ कर सकते हो, पब्लिक हैंडपम्प का यूज़ कर सकते हो। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, लेकिन डेमोक्रेसी के बाद ये सब चीज़ें लागू की गई थी। इसके बाद कई सारी स्पेशल पॉलिसीज बनी है जिससे लोअर कास्ट के जो लोग हैं, जैसे संरक्षण है, तो आरक्षण क्यों प्रोवाइड किया गया था? क्योंकि लोअर कास्ट के लोगों के साथ पहले बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया, उन्हें दबाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से बाद में उन्हें क्या दिया गया? संरक्षण प्रोवाइड किया गया, आरक्षण दिया गया कि जो लोग दबे कुचले लोग थे, जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्हें भी एक मौका मिले जॉब पाने का, आगे आने का, तो इसलिए आरक्षण दिया गया था। तो ऐसी कई सारी पॉलिसीज हैं जिनमें लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, पीछे हटने वाले लोगों को। इसके बाद की फीचर्स बताने हमें डेमोक्रेसी के, तो सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, दूसरा इक्वलिटी, तीसरा जस्टिस और लास्ट है ह्यूमन डिग्निटी। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो सबसे पहले तो हमें डिसीजन लेने में शामिल किया जाता है। देश के लिए कोई निर्णय लेना है ना, तो हमें भी शामिल किया गया है एज एन मंत्री, वोटर। अगर जब भी देश का सोचो, इतना बड़ा इवेंट होता है प्रधानमंत्री चुना जाना, या इतना बड़ा इवेंट होता है आपके राज्य का एक हेड चुना जाना है जो आपके राज्य के लिए काम करेगा, और उसको चुनने का अधिकार किसको दिया गया? पब्लिक को दिया गया है कि आप जाते हो, वोट करके आते हो। तो ये हक हमें मिला बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमें डिसीजन मेकिंग की पॉलिसी मिली, इक्वलिटी मिला, हम सभी को समाज में एक सा अधिकार मिला, आप सभी लोग जाके वोट कर सकते हो, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, बस 18 साल से ऊपर होने चाहिए, जिससे आपका दिमाग भी तो हो उतना, है ना। इसके बाद आता है जस्टिस, सभी को जस्टिस पाने का अधिकार है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकते हो। पुलिस में ये नहीं होगा कि आप अमीर हो कि गरीब हो, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हो, मीडिया को कंप्लेन कर सकते हो।
ह्यूमन डिग्निटी, आपको हार्म करने, आपकी जो सम्मान है उसको हार्म करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो। आपने देखा होगा कई बार कुछ नेता कई बार गलती से या जानबूझकर अगर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कुछ बोल देते हैं तो बाद में उन्हें सॉरी बोलना पड़ता है स्टेज पर। अगर उन्होंने स्टेज पर कुछ बोला है तो उन्हें सभी मीडिया के सामने उनके सामने क्या करना पड़ता है, सॉरी बोलना पड़ता है। रीज़न कि हमें हमारे सम्मान का अधिकार दिया गया है, अगर हमारे सम्मान के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी या उसको पनिशमेंट वहाँ पर मिलेगी। तो आपको ह्यूमन डिग्निटी भी प्रोवाइड की गई है, ठीक। इसके बाद अब कुछ पॉलिसीज़ के नाम बताने हैं जिनका यूज़ किया गया है पुरानी जो लोअर कास्ट है उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स, आवास योजना के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, कई जगहों पर ऐड भी लिखी देखी होगी, आवास योजना। तो जो गरीब परिवार है जो अपना घर नहीं बना सकते उनको फ्री में कुछ प्रोवाइड करना, उनके लिए आवास के लिए पैसे देना, उनको घर बनाने के लिए पैसे प्रोवाइड कराने की पॉलिसी गवर्नमेंट ने चलवाई। इसके अलावा वुमेन्स को, जो महिलाएं हैं पुराने समय में उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन रिजर्वेशन के थ्रू उन्हें पढ़ने का मौका दिया गया, साथ में उन्हें जॉब में सीट्स भी एलोकेट की गई कि इतनी % सीट्स आपकी हैं, आप उस पर फाइट कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा लिटरेसी स्कीम्स वगैरह दी गई पढ़े लिखे लोगों के लिए कई सारी, कि फ्री पढ़ाई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो गया। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान हो गया, जिससे बैकवर्ड क्लास के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिल सके। गांव के लोगों को भी डेवलपमेंट का मौका दिया गया, उन्हें साइकिल प्रोवाइड की गई, गांव में बिजली भेजी गई, बहुत सारी चीज़ें करी गई। इसके अलावा बच्चे जो गरीब हैं, जो खाना नहीं उन्हें सही से मिल पाता है तो वो पढ़ने कैसे जाएंगे, तो उन्हें मिड डे मील वगैरह को दिया गया, जो सभी स्कूलों में बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जो बच्चे पढ़ने जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में उन्हें मिड डे मील भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो वहाँ पढ़ सकें और अपने पोषण को भी ले सकें। इस तरीके से कई सारी नीतियाँ जो हैं वो चलाई गई हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ऑफ करता हूँ। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपको लगता है कि अभी भी एक्सप्लेनेशन में कुछ फ्लॉज रह गए हैं, कुछ आपको डाउट्स हैं, तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, मीनिंग कमेंट कर सकते हो, सेंटेंस कमेंट कर सकते हो। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वो चीज़ें मैं आपकी कवर कर लूँगा या डाउट क्लास के नाम से अलग से बना दूंगा, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि भगवान तो मैं हूँ नहीं कि अंतर्यामी हूँ। तो जस्ट मैसेज मी एंड थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।